नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। कांग्रेस में चिंतन शिविर की परंपरा रही है। पंचमढ़ी, शिमला, जयपुर, किनका किनका नाम लें। और शिमला का जो चिंतन शिविर था उसने तो वरदान दिया था कांग्रेस को। अब सवाल ये उठता है कि जो उदयपुर का जो सब चिंतन शिविर हुआ है, क्या इससे कांग्रेस को कोई संजीवनी बूटी मिली है? क्या कांग्रेस को कई राहें मिल गई हैं या उसकी राहों में कोई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं? क्या हार्दिक पटेल के इस्तीफे से झटका लगा है? चिंतन शिविर के दिन ही सुनील जाखड़ का गुड बाय 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 कहना कितना असर रखता है? और क्या कांग्रेस इस समय भटकी हुई है? नेहरू गांधी की जो नीति है उससे दूर चली गई है? कांग्रेस क्या समझ नहीं पा रही है कि क्या करना चाहिए? हालांकि सोनिया गांधी ने जनता से जुड़ने, संगठन ने बदलाव लाने जैसी तमाम बातें की हैं, लेकिन आगामी 2 साल में कई राज्यों में चुनाव है। सबसे बड़ा चुनाव गुजरात में है। अब सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस अपनी उस ताकत के साथ फिर आएगी? हालांकि एक बात सब कहते हैं, कांग्रेस को अगर राष्ट्र की जरूरत है तो राष्ट्र को भी कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस रहनी चाहिए। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये बात गलत है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अब तो ये बिंदु भी उठ गया। अब सवाल ये उठता है कि चिंतन शिविर से क्या नई राह मिल गई है? मैंने आज जो ये विचार मंथन किया उसके पीछे कारण ये भी था कि चिंतन शिविर के फैसलों पर आज से कांग्रेस ने मंथन और साथ में उसका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है। महासचिवों की बैठक बुलाई है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कांग्रेस के अतुल नईम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने शैलेंद्र जी को आज इसलिए भी बुलाया, एक लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे और उन्होंने अभी भी चिंतन छोड़ा नहीं है। आज भी सोचते रहते हैं ये कांग्रेस कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, कहाँ भटक गई है। तो आज हम उनसे भी बात करेंगे और उनके भी विचार जानेंगे। सबसे पहले अतुल नईम, जरा ये मुझे बताइए, क्या चिंतन शिविर से कांग्रेस को नई राह मिल गई है? देखिए डॉक्टर वर्मा जी, किसी भी दल में जो पब्लिक के लिए, जनता के लिए हो, उसको जनता के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे, ज़िले पे भी बैठना चाहिए। उसी की पहल में कांग्रेस उच्च कमान ने एक 3 दिवसीय चिंतन शिविर, जिसमें 9 संकल्प की बात कही गई कि हम अपने नए संकल्पों के साथ अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने नए निर्णयों को जनता तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगे लाते हुए बढ़ेंगे, जिसकी पहल आपने भी बताया और हम सब सुबह से देख चुके हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने सारे जितने हमारे महासचिव थे उनके साथ आपस में सामंजस्य और एक बैठक हुई। उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, कैसे क्रियान्वयन किया जाए, कैसे उस संदेश को हर तक पहुंचाया जाए, उस पर एक राय बने, उसकी एक बैठक हुई है। और आगे 3-4 महीनों के कार्यक्रम कांग्रेस ने तय किए हैं।
उसको बहुत जल्द मूर्त रूप देते हुए और आप सबके सामने। अतः जी ये बताइए कि जिस दिन चिंतन शिविर शुरू होता है उस दिन सुनील जाखड़ जैसे नेता भाई भाई कह देते हैं, गुड बाय कर लेते हैं, और जब क्रियान्वयन शुरू होता है तो हार्दिक पटेल चले जाते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि पार्टी को जबरदस्त झटका है ये? देखिए, पंजाब में बिल्कुल दो राय नहीं है, मैं सहमत हूँ कि वहाँ हमारे यहाँ आपसी मतभेद बहुत थे और उसी के कारण उसका फ़ायदा मिल गया आम आदमी पार्टी को, वो सरकार बना ले गई। उसमें सुनील जाखड़ साहब भी थे और बहुत सी बातें अगर दबी दबी रहती हैं तो एक न एक दिन आकर वो गुबार बन के निकलती हैं। हार्दिक पटेल नौजवान साथी, बिल्कुल युवा और राजनीति में नहीं थे, पटेल समाज की बातें उठाते थे। कांग्रेस ने इनसे कहा कि आपको राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आकर अपने समाज और पूरे गुजरात के लिए कदम बढ़ाना हो तो कांग्रेस में आइए, आए रहे। लेकिन अब अगर किसी को बहुत कुछ चाहिए या किसी को कहीं से कोई भय हो, किसी को कहीं से कोई मोह और लालच दी गई हो, ये बहुत सी बातें जो समय पर खुलेंगी। उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया गुजरात प्रदेश का, लेकिन उनको नहीं संतोष था या जो कमी उनको समझ में आई उन्होंने आज छोड़ा। और वो तो कहते हैं कि जो नेतृत्व है उनकी बात ही नहीं सुनता था, वो तो चिकन सैंडविच में परेशान रहता था, विदेश यात्रा में परेशान रहता था, बातें करो तो मोबाइल पे लगा रहता था। अब ये छोड़ने के बाद तो तमाम बातें आदमी कहता है जी कि तेरे में ये ऐप, तेरे में वो ऐप, लेकिन जब तक थे तब तक तो जयकार करते थे। चलिए, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनके निजी कारण इसमें ज़्यादा हावी हैं, ऐसा हमारे गुजरात के लोगों ने फ़ोन पे हमको आज बताया। शैलेश जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को चिंतन शिविर से कोई संजीवनी बूटी मिल गई है? नहीं, देखिए, कांग्रेस संजीवनी बटी के लिए चिंतन कर रही थी कि अपने पतन को देखते हुए चिंतन कर रही थी। इस पर विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस जितना बीमार हो चुकी है, अब संजीवनी बटी भी उसको जीवंत नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि जिस पार्टी के नेतृत्व को, और जो उत्तर प्रदेश का जो पिछला चुनाव अभी हुआ है 2022 में, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिसको लीड कर रहा था, वहां पर उत्तर प्रदेश में उनको 2.33% वोट मिला है। तो इसके बाद चिंतन करना तो उनकी मजबूरी थी और उन्हें करना भी चाहिए था। उन्हें इसलिए भी चिंतन करना चाहिए था कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो इनका शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी के रूप में, वो केवल रायबरेली में 15 मिनट के लिए आए। उन्होंने पूरे चुनाव में अपनी उपयोगिता नहीं समझी। तो मुझे लगता है कि जिस पार्टी का नेतृत्व शून्यता की स्थिति हो, जिस पार्टी की जनता ने जिसके नेतृत्व को ही नकार दिया हो, उसको चिंतन करना चाहिए। जिस पार्टी में G23 के नाम पर बहुत से नेताओं ने अपने प्रश्न उठाए और उनके आज तक जवाब कांग्रेस हाईकमान ने नहीं दिए, उन्हें चिंतन करना ही चाहिए। जिस दल में रोज एक बड़ा नेता उनसे जा रहा केवल इस बात से संतुष्ट होकर के कि उनकी बेचैनी का, उनके सवालों का जवाब हाईकमान नहीं देता, तो उसको चिंतन करना ही चाहिए। और मुझे लगता है इसलिए और भी चिंतन करना चाहिए कि गांधी जी की पार्टी थी, वो अपने रास्ते से भटक गई मुझे लगता है, और कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए और तुष्टीकरण के द्वारा देश की सत्ता और प्रदेश की सत्ता पाना चाहते, इसलिए इन्हें चिंतन करना चाहिए। अब कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये कांग्रेस का विषय है। मुझे लगता है कि जब चिंतन करने वाले लोग अच्छे होंगे और उस दिशा को व्यवहारिक रूप से अपनाने की ओर सोचा जाएगा, तब तो उसका लाभ होगा, नहीं तो एक छोटी मोटी पार्टी बन करके गुजर जाएगा। और मुझे लगता है कि अब जल्दी कोई संजीवनी कांग्रेस को मिलने वाली नहीं, क्योंकि ये भटकी हुई कांग्रेस और रास्ते से हटी हुई कांग्रेस। अतः जी, शैलेश जी ने 2-3 पॉइंट्स बड़े अच्छे कहे। एक तो कहा कि इतनी बीमार हो गई है कि अब कोई संजीवनी बूटी चलेगी नहीं। दूसरा, इन्होंने सीधे नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। और तीसरा जो इन्होंने भी कहा कि गांधी जी के रास्ते से भटक गई है। मेरा सवाल आपसे इन तीनों पर है, खास तौर से नेतृत्व को लेकर के, कि अब लगता है कि कांग्रेस में नेतृत्व कहीं है नहीं। अब आप देखिए, मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। राहुल गांधी को सब कहते हैं कांग्रेस के नेता, आप अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष बन गए, बनते नहीं है, और काम सब पर्दे के पीछे से करते हैं। इस तरीके से करते हैं कि हम ही अध्यक्ष हैं। अरे तो भाई, आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, उसके अनुसार काम कीजिए।
तो आपका जो सीधा सीधा आरोप है कि आपको जो राजनीति के समर्पण की जो अवस्था होनी चाहिए वो आप में नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस का पतन लगातार हो रहा है। देखिए, आपके कई प्रश्न हैं। 3 प्रश्न है जी, उसके काका काका भी बीच में है। ठीक है। तो सबसे मूल बात यह है कि ये लोकतंत्र है डॉक्टर रमेश वर्मा जी। कोई सदा सर्वदा के लिए नहीं रह सकता। अर्ध शताब्दी के आसपास कांग्रेस की सत्ता पूरे प्रदेशों में और केंद्र में मानी जा सकती है, कुछ कम अधिक। बदलना आवश्यक है, दूसरे दलों का आना आवश्यक है, दूसरे दलों का जीतना हारना आवश्यक है। हमारे अनुजवत भाई शैलेंद्र दीक्षित जी, जिनसे हमारा बहुत प्रेम भाव रहा है और आज भी है, दल को छोड़ जाने के बाद भी हमारे इनके बीच में कोई निजी कटता नहीं है। कल तक इन्हें सब ठीक लगता था, ऐसे ही हार्दिक पटेल जी को सब ठीक लगता था, ऐसे ही जो और लोग छोड़ के गए हैं उनको ठीक लगता था। जाते ही उसमें बुराई निकालना, तो ये लगता है कि या तो समर्पण भाव की कमी उनमें थी या फिर कहीं ना कहीं कोई इतनी बड़ी मांग थी जो हाईकमान पूरी नहीं कर सकता था। हो सकता है इसीलिए हाईकमान चुप रह के दूसरी तीसरी बातों पे ध्यान देता हो कि आपका मान भी बना रहे। तीसरा आपने एक प्रश्न किया था डॉक्टर साहब कि जनता में और नेतृत्व के विश्वास की बात और कार्यकर्ताओं के विश्वास की बात। हम कांग्रेस जनों को अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, पूरी आस्था है, लेकिन उसको तो आप पर विश्वास नहीं है, वो तो आपकी सुनता तक नहीं है। नहीं। और यही कारण है कि जो नेतृत्व है इतना कमजोर हो गया है और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रीत नीत अपने IT सेल से पप्पू बना दिया, वो उभर नहीं पा रहा। यही तो कारण है कि अब आपके पास कोई ऐसा व्यक्तित्व भी नहीं उभर के आ रहा है जिससे आप मुकाबला कर सकें। ये बिल्कुल दीगर बात है जी कि आपने जो बताया कि अपने IT सेल से पप्पू बना दिया, जिसको उन्होंने संसद में भी कहा, तो वो पापी नहीं है औरों की तरह। उन्होंने ये स्वीकारा कि आप हमें पप्पू कहते हो, उसके बाद से बंद भी किया प्रधानमंत्री जी ने कहना। और IT सेल पर करोड़ों रुपया महीना खर्च करके किसी को डिफेम करने का मतलब आप तो नहीं कुछ कर पाए। आप तो मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर पाए, आप तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए। आप तो उन्होंने जो एक नारा दिया, सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास, आप उस दिशा में भी तो कुछ नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी ने तो गरीबी हटाओ का एक नारा दे करके सबको एक साथ जोड़ दिया था। आपके पास तो वो भी विजन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं कि जो मोदी ने जितने आवरण ओढ़े, मोदी ने जितना कुछ किया, छल छदम और तमाम साम दाम दंड भेद, या इतने रुपए का लगाना इन दोनों को जो उन्होंने चुकता किया अडानी अंबानी के नाम पर, वो हमने कभी पसंद नहीं किया। हम सीधी सरल राजनीति करते थे, उसका भी हमें नुकसान हो सकता है। हम उनके IT सेल के मुकाबले में 5% भी हमारा IT सेल उतना प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ झूठ परोसने की मशीन है। कुछ भी लिख दें, कुछ भी कह दें, किसी के ऊपर अनर्गल से अनर्गल आरोप लगा दें, कुछ भी बिगाड़ के कह दें। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती। एक आपका प्रश्न था, मैं उस पर कहूं, गांधी जी के रास्ते पर, हम गांधी जी के रास्ते पर बिल्कुल हैं। लेकिन कभी कभी वो रास्ता ऐसा होता है कि लोगों को चिंतन करने का होता है कि ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक है, तो थोड़ी रुकावट आती है। बहुत से लोग आवेश में आके दूसरी तरफ चल पड़ते हैं, और मैं समझता हूं वो काल समाप्त होने वाला। लोगों ने परख लिया 8 साल की भाजपा की मोदी की सरकार को, जो महंगाई बेरोजगारी के नाम पर, बर्बादी के नाम पर हो गया। मैं बात लोगों ने शैलेंद्र जी कहते हैं कि जब आप लोग निकल जाते हैं पार्टी से तब इस तरीके की बातें करने लगते हैं, तब तक बड़ा आपको अच्छा लगता है। और इन्होंने परोक्ष रूप में ये कहा कि आप जो मांगना चाहते थे नहीं मिला, इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी। जितने लोग नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं। बहुत से लोग दल से इसलिए निकल करके गए कि उनके साथ, उनके सम्मान के साथ, उनके आत्मसम्मान के साथ नेतृत्व ने खिलवाड़ किया है। ठीक बात। बहुत से लोग गांधीवादी पार्टी में थे, अहिंसा के नाम पर थे, और कांग्रेस जो है जो आतंकवादी हमले करती थी, उन्हें अफजल साहब को, उनको जो है कसाब को साहब कहने का काम कर रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व में बड़े बड़े बैठे लोग। उस समय तो आप थे कांग्रेस में, उस समय तो आप कांग्रेस में थे शैलेंद्र जी। तब भी मैंने इसका विरोध किया था। दूसरी बात आप समझिए, और जो दल जिसको प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करती हैं, 2.33% वोट मिलते हैं, 300 वोट MLA के चुनाव में मिलते हैं, जिसको पूरी जनता ने नकार दिया, तो ऐसी कौन सी आपसे कमी हो रही है, उस पर तो आप चिंतन कर नहीं रहे हैं। आप दूसरे की खामियां ढूंढते घूम रहे हैं। अच्छा, इसका कारण क्या मानते हैं शैलेंद्र जी? बहुत अच्छी बात। कहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व भटक गया है। हाँ। राहुल गांधी ने इस चुनाव में एक बहस छेड़ दी
कि हिंदू है हिंदुत्ववादी नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं कि हिंदू जो है वो हिंदुत्ववादी क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या आपत्ति है राहुल गांधी जी को? इनके यहाँ आतंकवादियों को साहब कहते हैं। आज जो ज्ञान व्यापी का मामला उसको क्यों नहीं स्वीकार करते? यहाँ पर सब मुगल शासक, मैं नहीं कहता खराब थे, कुछ मुगल शासक आए आक्रांता थे, उन्होंने सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाई, मंदिरों को क्षति पहुंचाई, हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाई, उसको क्यों नहीं स्वीकार करते? आप चाहते हैं कि बताने लगे क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को सुरक्षित रखिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए कि आपके नेता करने लगे। इन सब बातों से लोग आहत हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक पर आप अपने देश के सवाल उठाएंगे, सुनते रहेंगे। ये है कि ये बात सही है, ये बात सही कि हम लोगों ने कोई पाप किए होंगे तो इतने दिन तक कांग्रेस के साथ बने रहे। इस माहौल में, इस वातावरण में और इस सोच के साथ कोई आज कांग्रेस के साथ रहना नहीं चाहता। ये गांधीवादी पार्टी थी, अब उस रास्ते से हट गई है। अब जो है ये चाटुकारों की और स्वार्थियों की पार्टी बनकर के रह गई है। देखिए आपने बहुत बड़ी बात एक कह दी। आपने कहा कि ये ज्ञान वापी में शिवलिंग को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, ये नहीं करते, तो क्या फिर वो बीजेपी के एजेंडे पे कांग्रेस चली जाए? आप क्या कहते हैं? एजेंडा की बात नहीं कर रहे, बात जो सत्य है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? जो सत्य में, सुनिए, सत्य में ये कहा जा रहा है कि संविधान कानून से परे कोई नहीं है, और जो ये मुद्दे चल रहे हैं वो 1991 नरसिम्हा राव का एक्ट था, उसका कह रहे उल्लंघन हो रहा है। तो अगर वो अपनी बात ये कह रहे हैं तो उसमें फिर कौन सी बड़ी बात है? अगर जांच हो रही है, अगर जांच हो रही है, शिवलिंग मिल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अभी कहा अभी ये तय नहीं है, अभी ये तय नहीं है, अभी तो ये, अरे भाई अरे आप सुन तो लीजिए, आप दावा नेताओं को इतना सुरक्षित रखने की बात की गई है। ना शिवलिंग को कोई मान्यता भी नहीं मिली है। तो सिर्फ उन्होंने कहा कि सुरक्षित रखिए, तो सुरक्षित भाई अगर आपको कोई एविडेंस बताएगा तो उसको तो रखना ही पड़ेगा। आपको क्या जल्दी थी? आज राहुल गांधी जी अगर सवाल उठाते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी जी अगर सवाल उठाते हैं तो अगर कोई राष्ट्रीय हित के मुद्दे होते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए तो जनता ने नकार दिया। मैं अतहर भाई से पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बड़ी घटना है, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा पार्टी से आपकी गलती हुई? प्रियंका गांधी के रहते उत्तर प्रदेश में 2.33% वोट मिले, ये तो और कई जगह कई प्रदेशों में भाजपा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कई प्रदेशों में भाजपा को 1% कांग्रेस के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। गांधी जी की जो पार्टी थी, एक मिनट, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा। इन्होंने एक बात कही शैलेंद्र जी ने, मैंने कोई पाप किया होगा। आज ये स्थिति कांग्रेस की आ गई है कि वहां से बाहर निकल करके व्यक्ति कह रहा है आपने जो कोई पाप किया होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? इनके निजी विचार को मैं क्या कह सकता हूं। इनकी हमारी मुलाकात रामजी त्रिपाठी के साथ जब ये सपा में जुड़े थे, ट्रेड यूनियन के आंदोलन से लेके कांग्रेस तक, इनके निजी विचार तो बहुत अच्छे और ठीक हैं। लेकिन अब किन कारणों से गए 2 महीने, 1 महीने में, 3 महीने में क्या क्या वहां इनको शिक्षा दीक्षा दी गई है, ये वैसा बोल रहे हैं। चलिए, अब माने ये बताइए कि जैसे कि अभी शैलेंद्र जी ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो सत्य है उसको स्वीकार करिए। आप सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। माने जो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल दिया, जो राष्ट्रवाद की बात की, जो हिंदुत्व और हिंदुवादी की बातचीत की, आपके पास उसका कोई तोड़ नहीं है और आप उसका जवाब देने में पूरी तरीके से बौने हैं। इसके लिए कौन सा चिंतन शिविर हुआ और वहां क्या होगा, एक बात हमको जरा ये भी समझा दीजिए। वहां भी हमने यही निश्चय किया और यही कहा गया कि हम संपूर्ण राष्ट्र को देखते हैं, बंटवारा करते हैं, देखते हैं इनके 20%, लेकिन क्या पूरा कर लेंगे सर। जैसे इनके यहाँ खुल के इनके मुख्यमंत्री जी ने बयान कहा नेशनल टीवी पर कि 20 बनाम 80 का इलेक्शन है। ये
कांग्रेस नहीं कह सकती। कांग्रेस सबकी बात करती है, हम हारे चाहे जीते, ये हमारा परीक्षा काल मान सकते हैं, जनता का निर्णय का काल मान सकते हैं कि जनता आजमाना चाहती थी, जनता अपना स्वाद बदलना चाहती थी। भाजपा इतने साल से कहती थी आपको बड़ा संतोष है हम लोग हार गए हैं। आपने अभी आपने 2-3 बार कहा, अतर जी आपने 2-3 बार कहा, एक तो स्वाद बदलने की बात कह दी, अभी आपने इसके पहले आपने एक मिनट, और अभी आपने इसके पहले कह दिया वो सरकार तो आती जाती है दूसरी पार्टी, माने कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं चाहती, बातों पर भरोसा करना चाहती थी, धोखे में था। अब जनता को महसूस होने लगा कि 8 साल में हमने अपना पेट काट लिया। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता रो रही है, उसको ढकने के लिए धर्म का आवरण और धर्म के मुद्दों को तमाम तरह से ये प्रचारित और प्रसारित कराते हैं कि वो भूले रहे और बात दब जाए। लेकिन आज नहीं कल ये खुल रही है बात, जनता समझने लगी है, खासतौर से मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग इसको पहचानने लगा है कि हम तो बहुत घाटे में आ गए इनको वोट देकर। ठीक बात वर्मा जी। हाँ सर, अभी 2 महीने पहले चुनाव हुआ है, जनादेश आया उत्तर प्रदेश से, क्या इनकी स्थिति रही? ये अपने मुद्दे नहीं समझा पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी महंगाई से, बेरोजगारी से मर रहे थे, नहीं ध्रुवीकरण से क्या मतलब, आप अपना मुद्दा समझाइए ना कि ये आप हिंदू मुसलमान पर वोट मत दीजिए, महंगाई पर वोट दीजिए। 80-20 का चुनाव ये था कि 80% पे हम थे, 20% पे सारे दल मिलकर लड़ रहे थे, तो मतदाताओं की तरफ मुख्यमंत्री जी का इशारा था। हमारे साथी कह रहे हैं कि ये इनके निजी विचार तो अच्छे हैं, क्या कोई हिंदू कांग्रेस में रहे, भाजपा में रहे, सपा में रहे, क्या वो इस बात को स्वीकार कर सकता है कि लोग भगवा को आतंकवादी कहें? क्या कोई इस बात को स्वीकार कर सकता है इस धरती पर भगवान राम पैदा नहीं हुए? आपने गलतियां की, आपने बेसिक गलतियां की कांग्रेस में। आपने बहुसंख्यकों की भावनाओं की कदर नहीं रखी है। आप तुष्टीकरण के रास्ते चाहते थे कि हम सत्ता पे हो जाएं, तो जनता आपको पहचान गई कि आप हर बार सत्ता में आने के लिए कुछ लोगों की और कुछ धर्म के मानने वालों की तुष्टीकरण के सत्ता पाना चाहते, इसलिए जनता आपको पहचान गई, तो वो मुख्य धारा के साथ खड़ी हो गई, विकास के साथ खड़ी हो गई, मोदी के साथ खड़ी हो गई, योगी के साथ किया, मोदी के छलावे में आई। और अभी इस चुनाव में प्रियंका जी ने जो कहा कि महिलाओं को हम लड़ाएंगे, ऐसे आप प्रत्याशी लेके आए कि जितनी महिलाएं लड़ी थी किसी एक महिला प्रत्याशी की जमानत नहीं बची। आपने जो प्रयोग किया वो उल्टा कर दिया। आपको प्रयोग संगठन से महिलाओं को शक्ति में लाना चाहिए था, आप चुनाव से महिलाओं को लेके आ रहे। जब आपकी नेतृत्व ने इतनी बात की समझ नहीं रखी तो आप जनता पर दोष मढ़िए। आप लोग कहिए जनता को कि 14 से वो धोखे में है, 14 से लगातार हम जीत रहे हैं, और नहीं आप कह रहे हैं जनता धोखे में आई। समझाया भाई कि लोगों ने विश्वास कर लिया। 2014 से लगातार हर चुनाव हारते चले आ रहे हैं, 2 बार लोकसभा में आपकी भारी शिकस्त हुई है। तो आप जनता को आप आरोप देते रहिए, कांग्रेस को आप सेव करते रहिए। आप भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के उपचुनाव में दोनों में आप हारे, आपने पेट्रोल गैस कम किया। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिली, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप प्रियंका जी बहुत बड़े बड़े नारे दे रही थी। शैलेंद्र जी, आप मुझे एक बात समझा दीजिए। देखिए कांग्रेस इस समय कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी अगर आप देखें धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, गरीबों के हित की है, और वो विश्वास नहीं करती है कि धर्मपरायणता को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया जाए कि अंधविश्वास वहाँ पर पैदा कर दिया जाए। तो वो राजनीति जनता की करती। तो यही कारण कि जब आप कोई मुद्दा, माने भाजपा जब भी कोई मुद्दा उठाती है तो उसका वो विरोध करती है, और विपक्ष होने के नाते आपसे सवाल भी करती है। तो इसमें कौन सी गलत बात है? आप तो लगातार बार बार ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस वही कहे जो बीजेपी कर रही है। नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते। तो आप ये बताइए कि कहां पर गलती है, तो हमको ये बता दीजिए कि कांग्रेस की कहां पर गलती है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब इस देश में आतंकवादी हमला होता है जी, तो कांग्रेस उसकी आलोचना करने में नानुकुर क्यों करती है? क्या कहती है? अगर इस देश में कोई भगवा को आतंकवादी कहता है, कसाब को साहब कहता, तो कांग्रेस हिम्मत क्यों नहीं करती कि उसको अपने दल से बाहर निकाल कर उसी दिन छोड़ देना चाहिए था? क्यों नहीं कहती उसको?
शैलेश जी, अगर सरकार के कहना सही आप कहिए ना, बिल्कुल कहिए कि कसाब को साहब कहना सही आप कहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना जहाँ सैनिक मर रहे हैं देश के, पाकिस्तान के साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसका सबूत मांगना, ये जरा कहिए ना कि देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार जनता ने आपको नकार दिया। अतर जी, कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि मैं जिसे बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के पास अभी कोई विजन नहीं है। और वो विजन किस बात का होना चाहिए कि ये जो माहौल बना है या जो बीजेपी 2014 से लगातार बढ़त हासिल कर रही है उसके हमारे पास कोई तोड़ होना चाहिए। तो ये जो स्थिति है, एक सवाल पूछिए कि 2014 से 22 हो रहा, 8 साल से जनता धोखे में वोट एक मिनट। और दूसरी चीज अतहर जी, आपके पास तो कोई आपके पास रणनीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। दूसरा, आप क्या झगड़े फसाद अभी आप कह रहे थे कि पंजाब मैंने क्या ऐसा इमेच्योरिटी लगती है कि नेतृत्व अपरिपक्व है। देखिए राजस्थान में किस दिन जो है चले जाएं आपके साथी, मैं उनका नाम हम तो नहीं लेना चाहता हूं, गहलोत किस दिन संकट में पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये आप अपना फेलोर नहीं मानना है पूरी तरीके से। देखिए, संगठन के नाम पे बहुत सख्त और कड़क ना होना ये तो मैं मान सकता हूँ। वहाँ लोकतंत्र में कुछ ज्यादा आजादी हो गई है कि भाजपा से आए हमारे यहाँ वो क्रिकेटर, उन्होंने जितना कुछ कर डाला कि सब में आपस में झगड़े हो गए, वो ठीक नहीं था। शायद उनको प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं देनी चाहिए थी। अब जैसे भी फैसला हो गया, गलत हो गया, और उस वजह से भी हम पंजाब में हारे। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो तो थी, लेकिन पंजाब में लोगों में आपस में जो टकराव रहा उसका मुख्य कारण रहा, और भाजपा ने ही मदद कराया होगा, ऐसा मेरा मानना है, बी टीम की तरह आम आदमी पार्टी को, कि हम तो नहीं यहाँ सरकार में आ पाएंगे। अकाली दल जो उनके साथ था 30 बरस से वो हट गया, शिवसेना जो उनके साथ थी वो हट गई। तो कांग्रेस ने वहां जो लड़ाई लड़ी उसी मुद्दे पर कहती आई कि हम एक, तो ये क्या नेतृत्व का फेलोर नहीं है? ये नेतृत्व का फेलोर नहीं है? वर्मा जी थोड़ा सा पूरा कर लीजिए। हम सीमावर्ती क्षेत्र में कोई ऐसा कमजोर काम नहीं चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना का भय हो। आज तमाम कुछ आने लगा है, तमाम कुछ दिखाई देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी का हर तरह ऐसा गेम रहता है कि सीमावर्ती राज्यों में गड़बड़ होता रहे। कश्मीर में आज भी आतंकवादी क्यों घुस जाते हैं? जवाब दे सकते हैं आतंकवाद पे बड़ी बड़ी बात करने वाले भाजपा के लोग। डेली आ रहे हैं, घुस रहे हैं, और ये कहा जाए कि हम साहब उनको मार दे रहे हैं, लेकिन वो घुसते कैसे हैं? सीमा पे इतनी सुरक्षा है। लेकिन हमको इसका जवाब आपने नहीं दिया कि हमारे पास कोई रणनीति नहीं है इन लोगों से मुकाबला करने के लिए। उनके पास रणनीति का राष्ट्रवादिता है, पूरा राष्ट्र एक है, हम एक ही मान के चलते हैं, बंटवारे की बात नहीं करते। देखिए, हमारे पास ना सबसे बड़ा अतर जी, सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि आप जो एक रास्ता था पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्षता का, गांधी जी का जो रास्ता था ये था, लेकिन आज जो है पता नहीं कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो कांग्रेस ने भी कहा भाई चलो हम कट्टरवादी तो नहीं है लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर के आ जाओ। नहीं, कभी नहीं। और फिर रुकिए, अगर आप नहीं कह रहे हैं तो फिर काहे के लिए आप जहां जाते हैं मंदिर में प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं? ऐसा तो कभी नहीं, तो मंदिर में प्रणाम करना, पूजा करना है। आपकी कभी भी पार्टी के किन नेताओं ने जरा ऐसे कानपुर में आए हो, इंदिरा गांधी आई हो, आनंदेश्वर मंदिर चली गई हो, हमको जरा आप उदाहरण दे दीजिए, चाहे कोई नहीं आप बता सकते। इंदिरा जी जब निकली समय तक के बाद तो जहाँ कहीं मंदिर मिला उन्होंने प्रणाम भी किया। अरे प्रणाम वो नहीं है, यहाँ तो पूरी तरीके से विधिवत, नहीं विधिवत, और जब मीटिंग में जाते हैं तो बड़ा चंदन लगा करके भी पहुंच जाते हैं। और ये भी है बताया जाता है कहीं चंदन लगाया गया। हाँ, नहीं ये मेरी बात आप करते रहे। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं, ये इस बात को शो करता है कि आप भी कहीं भयाक्रांत आ गए हैं ये हिंदुत्व के उससे, और आप भी उसी रास्ते पे आ गए, और आपने नेहरू गांधी का वो मार्ग छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं छोड़ा है।
क्या गांधी जी से बड़ा कोई सनातन धर्मी हो सकता है? क्या पंडित नेहरू जैसा कर्मकांडी कोई हो सकता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर न केवल खुद जाने से मना कर दिया था, बल्कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी रोका था। क्या इस नीति को आप कभी कांग्रेस अपना पा रही है? हमारी सत्ता का नियम निरपेक्ष है। हाँ, उस बात आज मैं कह रहा हूँ भुनाते हैं। आज चलिए फिर भैया, तो ये जो निरपेक्ष वाली बात है, आज आप उस निरपेक्ष में भी अब घालमेल करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जनसंपर्क पर कोई नेता जाता है, किसी दल का हो, और अगर कहीं मंदिर पे रोक हमको आप इसके पहले उदाहरण दीजिए, कभी नहीं साथी करते मैं कभी भी मैंने देखा एक गाड़ी से इंदिरा गांधी सीधे निकलती चली गई। अगर उन्होंने कहीं दर्शन किए तो पीताम्बरा देवी ने, मैं इस बात का कहीं विरोधी नहीं हूं कि उनको दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक राजनीति की परंपरा रही है, जिस राजनीति को अपनाते हैं, उसमें जो घाल मेल करना, दिखावा करना और वो करना, ये सब बड़े नुकसानदायक होते हैं। इसमें हमारे नेतृत्व का कुछ नहीं। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में निकल रहे हैं और वहां कोई दरगाह पड़ गई, मेरी बात को दोनों पूरी होने जाने दीजिएगा, अगर कोई दरगाह पड़ गई और रोक करके कांग्रेस के कार्यकर्ता या आम जनता या दरगाह का देखरेख करने वाला, वो सब पहले से ये सब आप न समझाइए, ये सब पूर्व नियोजित है और उसी हिसाब से। और ये क्यों हुआ? अरे आप ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा सुनिए, तो क्या करेंगे? सुनिए मेरी बात। आचार्य जी आप मेरी बात सुन लीजिए। जिस बार जब 14 में यहाँ पर पराजय जबरदस्त हुई, तो एंटीनो की अध्यक्षता में कमेटी बनी और एंटीनो की रिपोर्ट में है कि अब आप सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाइए, आप भी मंदिर जाइए, आप भी चंदन लगाइए। ये एंटीनो के रिपोर्ट, अरे चंदन लगाइए मतलब क्या? सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाइए। ये सीधे ये घालमेल नहीं है क्या? क्या ये कांग्रेस पार्टी अपनी जगह से नहीं हट गई? अगर कांग्रेस अपनी जगह पर होती तो आज जो दूसरे वर्ग है या जो भी है वो कहते हैं नहीं भाई, हमारे साथ झंडा बुलंद करने के लिए तैयार है, हम इनके साथ रहेंगे। आज यही स्थिति सबसे बड़ी मार्ग से बिल्कुल नहीं हटी है। हाँ जी, हाँ बस एक सेकंड। हाँ, कांग्रेस अपने मार्ग से बिल्कुल भी नहीं हटी है। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रास्ते में जनसमूह या कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं मंदिर पे रोकते हैं, गुरुद्वारा पड़ गया उस पर रोकते हैं, तो आशीष के लिए प्रणाम रुक गए। एक लाइन में भी बता दें आपको, एक लाइन में बता दे रहे हैं। एक लाइन की बात यह है अतार जी कि अब तो कोई सड़क से निकलता भी नहीं है, आते हैं उड़ते हैं, हवाई जहाज से हुए और चले गए कहीं और। वो जमाने चले गए। अरे सुनिए, वो जमाने चले गए। आपको मालूम होगा राजीव गांधी ट्रेन से गुजरते थे, यात्राएं करते थे, पद यात्राएं होती थी 1977 में। पता नहीं आपको स्मरण है कि नहीं है? वो 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के पद यात्राएं होती थी, लोग हुजूम बनाकर निकलते थे जिससे जनजुड़ा होता था। और इंदिरा गांधी भी जब निकलती थी तो सड़क के दोनों ओर लोग खड़े होकर के हाथ हिलाते हुए ये मालूम दिया जाता था कि ये जनता का जुड़ाव है। आज तो वो स्थिति नहीं रह गई है, वो तो स्थिति नहीं रह गई है। चिंतन के लिए कांग्रेस बैठी थी वहां उदयपुर राजस्थान में, और तमाम कुछ संगठन में बदलाव और समीक्षा की बात आई है, वो होगी और बहुत जल्द दिखाई देगा सब। लेकिन मैं इसका जवाब अभी आपसे लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर शैलेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने बात की कि गांधी जी के रास्ते से अलग हो गई है कांग्रेस। कौन सा रास्ता गांधी जी का ऐसा था जिससे कांग्रेस अलग हो गई है? देखिए वर्मा जी, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, जब से मैंने कांग्रेस छोड़ी मैं ये बात कहता हूँ। मुझे लगता है कि गांधी जी के रास्ते से हट गए। 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। हमारे अतर भाई हमारे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि वो जनादेश भड़का करके हिंदुओं का ले लिया 80% का। आज मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, ध्रुवीकरण कर दिया, तो ध्रुवीकरण से जो छूट गए हैं मुस्लिम समाज, जिस तरफ इनका इशारा है, क्या वो आज कांग्रेस के साथ खड़ा है? क्या वो आपको आज सेकुलर मान रहा है? क्या आज आप पर वो विश्वास कर रहा है? वो आप पर विश्वास नहीं कर रहा, आपको वोट नहीं दे रहा। ये पार्टी 2 साल से जो पहला सवाल आपने उठाया था कि आप अध्यक्ष बने भी नहीं रहना चाहते हैं,
और अध्यक्ष छोड़ना भी नहीं चाहते। महात्मा गांधी चाहते तो इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बन सकते थे। उन्होंने सेवा की, इसके बाद उन्होंने पद नहीं लिया। 2 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में, ना अध्यक्ष घोषित हो रहा, ना अध्यक्ष बदल रहा है। प्रियंका जी आई उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को कार्यकर्ताओं के साथ नहीं चलाया उन्होंने। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, 4-4, 5-5 लोग नौकरी पे रखे, हर विधानसभा में भेज दिए। कुछ लोग उनके आगे लखनऊ में बैठ गए और उन्होंने सबके ऊपर नेतागिरी की, सबके ऊपर अपना अधिकार थोपना शुरू किया। उसका परिणाम हुआ कि बहुत से उत्तर प्रदेश के जो नेता थे बड़े बड़े, घरों पर बैठ गए, या तो पार्टी छोड़ गए या घरों में बैठ करके शांति से बैठ गए। तो मुझे लगता है कि जो महात्मा गांधी की पार्टी थी, जो राष्ट्रधारा पर चलती थी, जो किसी से डरती दबती नहीं थी, जो त्याग की जिसके अंदर भावना थी, जो सबका विश्वास जीत सकती थी, आज वो स्थिति कि न हिंदू की बची, न मुसलमान की बची, न मजदूर की बची, न शिक्षाविद की बची। तो इसका एक यही बड़ा कारण है। और कौन सी ऐसी घटना हो रही है कि आपको जनता नकारती चली जा रही है, आप चिंतन कर रहे हैं, आप नेतृत्व करें, आप कुछ भी करें, और सबसे बड़ा कि आपने जनता के लिए लड़ना छोड़ दिया। आप हरियाली आंसू बहाते हैं। जहां पर चुनाव होता वहां प्रियंका जी तो पहुंच रही थी, एक्सीडेंट हो रहा तो पहुंच रही थी, दलित मर जा रहा तो पहुंच रही थी, और भूखा बच्चा सो रहा था तो पहुंच रही थी। क्या 2 महीने में कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई? क्या एक्सीडेंट नहीं हुए उत्तर प्रदेश में? तो तब आप नहीं पहुंची, इसका मतलब केवल वोट बैंक के लिए आप घड़ियाली आंसू बहाने के लिए उत्तर प्रदेश में आई थी। अतः जी बहुत बड़ी बात कही है शैलेंद्र जी ने, तो कभी नहीं बहुत बड़ी बात कही है कि अभी कितनी घटनाएं हो गई, कितनी घटनाएं हो गई। चंदौली की घटना हो गई, सिद्धार्थनगर की घटना हो गई, एक घटना बताएं, कानपुर की घटना हो गई, सब कुछ हो गई। अब जब वो चुनाव के वक्त आप आ जाएंगे तो फिर लोग ये कहेंगे आपसे। तो ये आपने जनाधार खोया है, आपने विश्वास खोया है। आपने हिंदुओं का भी खोया, मुसलमान का भी खोया, अगड़ी का भी खोया, पिछड़ी का भी खोया। आप पर्दा डालते रहिए अपने को बचाने के लिए, अपनी असफलता पर पर्दा डालते रहिए। जो लोग आपके साथ अब नहीं चलना चाहते उनको आप अगाए बगाए उनकी आप आलोचना करते रहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब अतः जी 2-3 बातें शैलेंद्र जी ने कही। एक तो देखिए बहुत अच्छी बात कही कि अब आप किसी के नहीं रहे, क्योंकि आपकी पॉलिसीज ऐसी हो गई, आप इतना वो नहीं। और उन्होंने कहा कि अब जनता भी समझ गई है कि जब अब चुनाव आएगा 2024 के पहले तो शायद प्रियंका जी उत्तर प्रदेश नहीं, इतनी घटनाएं हो गई, क्यों नहीं आई? अब क्यों नहीं पार्टी का काम देख रही है? क्यों नहीं पार्टी को शक्तिशाली बनाने की बात की जा रही है? जी, मैं दोनों बात पे जवाब दूं। राहुल गांधी जी पर पहले इस पर कह दूं, प्रियंका गांधी जी भी जनरल सेक्रेटरी होने के नाते जो ऑल इंडिया का चिंतन शिविर लगना था, चुनाव बाद आदमी अपने संगठन में कितने वोट, कैसे क्या कमी रही, उसकी समीक्षा में लगता है। उसके बाद इसकी तैयारी में लगी थी। ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं पे नहीं आएंगी या नहीं आई हैं, आती रहती है। तब जब चुनाव रहता है तो जनता को भी लगता है, और मीडिया जो आप लोग हैं वो मुखरता से कवर अप भी करते हैं। मतलब अवसर की तलाश होती है। कांग्रेस आज अपॉर्चुनिटीज तो हो गई है, नहीं उसको ये पता लग गया है कि इलेक्शन के समय तो संगठन के इस सिस्टम को ठीक न करने के बजाय केवल इसी में लगे रहते, तो कहते हैं कि आप संगठन की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, चिंतन शिविर से दूर हैं। राहुल गांधी जी ने जब इस्तीफा दिया 2 साल 2.5 साल पहले, लोकसभा का जो 19 का चुनाव था, कि हम हार गए, हमारे नेतृत्व में कमी रही, यानी मैं अध्यक्ष था, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं लेना चाहता। और बार बार पूरी कांग्रेस ने उनसे आग्रह किया, लेकिन वो नहीं मानते, आज तक नहीं मानते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात भी है तो फिर से संगठन का चुनाव, जो अब ड्यू है, संगठन का चुनाव होने जा रहा है 1-8 महीने में, लेकिन तैयारियां किसी भी संगठन के लिए 3 साल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा है। और आपको एक बात बता दे, आपको एक बात और बता दे कि आप क्या बात जरूर होती है, लेकिन ले दे करके राहुल गांधी ही रहेंगे अब। तो और वो देखिए पसंद की बात नहीं है। 18 जुलाई 2018 में एक प्रस्ताव पास कर दिया गया कि अगर हमारे जो नेक्स्ट होंगे प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी होंगे। वो आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर रखा, लेकिन वो रखा हुआ है, जब जरूरत होगी तो आप ले आएंगे। लेकिन सवाल केवल उठता है कि राहुल गांधी उस क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए गुजरात का चुनाव आ गया, एक सर्वमान्य बात है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि गुजरात को आप जीत लीजिए, ये मैं राजनीतिक विश्लेषण के रूप में बता रहा हूं। आप गुजरात को जीत लीजिए, 2024 आपके लिए एक मुलायम काम हो जाएगा। लेकिन वहां क्या हो रहा, आप हार्दिक पटेल को नहीं संभाल पा रहे, आपने नया नेतृत्व दे दिया, आप वहां समय नहीं दे रहे।
कि अब आप देखिए पार्टियां कैसे समय देती हैं, क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है तो बताइए, हमको जवाब दे दीजिए आप। मैं 3-4 बातें आपकी इकट्ठा हो गई, मैं सब बता रहा हूँ। आज ही शक्ति सिंह गोहिल जी ने हार्दिक पटेल साहब की बात को साफ करते जो वक्तव्य दिया वो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। और हार्दिक पटेल जी जैसा चाहेंगे, हाईकमान बंधक बन के नहीं कांग्रेस का उनके अधीन चलने लगेगा। उनको हाईकमान की बात मानकर सबका सामंजस्य लेके चलना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, या उनके जो निजी भी जो भी कारण है, आज तो सोशल मीडिया पर ये भी तैर रहा है कि कुछ और कारण थे, उनकी कोई फाइल वाइल था, पता नहीं क्या सच है, पता नहीं क्या सच है, क्योंकि जब तक मुझको कोई पक्की जानकारी नहीं होती मैं नहीं कहता। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी एक ऐसे अकेले नेता हैं सारे विपक्ष के नेताओं में और कांग्रेस में भी, जो पूरी दमदारी के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार का खुलकर विरोध करते रहे। वो इसलिए कि कोई उनकी फाइल नहीं है 8 साल में, उनको दबा ना सके, क्योंकि कोई दबने का डरने का है नहीं। जिनको डर के जाना हो, जिनको भय हो, वो बार बार स्वयं भी कहते रहे। नया चुनाव संगठन का आहूत है और होगा और वर्मा जी है वो चुनाव में। आप बोलिए वर्मा जी, राहुल गांधी जी तो विरोध का अधिकार चाहते हैं। अगर उनके नेतृत्व का कोई विरोध करता तो उसको या तो पार्टी के हाशिए में डाल दिया जाता है। जी 23 नेताओं का क्या असर किया गया, वो सब चिंतन शिविर में थे, सब हाशिए पे उनकी बातों पर कितना अमल किया गया है। अगर हार्दिक पटेल अपनी कोई भावना हाईकमान से कहना चाहते थे तो उनकी भावना कौन सुनेगा? क्या पार्टी के नेतृत्व का ये काम नहीं कि अपने कार्यकर्ता की बात सुने? क्या उसको एक वो ढांचे में एक खिलौना समझती है क्या कि जो फरमान जारी कर दे उसको अपने कंधे पर ढोता रहे? कल तक अगर उसकी भावना थी, हार्दिक पटेल ने 4 दिन पहले बयान दिया था कि मैं इंतजार करूंगा राहुल गांधी जी का, कब तक मेरी बात नहीं सुनते। और ऐसे उत्तर प्रदेश क्या देश में कितनी घटनाएं हुई कि बड़े नेताओं ने कहा कि मैं गया तो अपने कुत्ते से खेलते रहे और मेरी बात नहीं सुनी। जो बिहार का चुनाव था वहाँ 17 विधायक बैठे रहे, राहुल गांधी जी ने समय नहीं दिया। एक बात और भी बता दें, कार्यकर्ता का अधिकार नहीं कि नेतृत्व में शैलेश जी एक बात और बता देते हैं। एक बात और भी अतः जी आपको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। कभी एक भाषण में कहते हैं सत्ता एक जहर है, तो अगर सत्ता एक जहर है तो फिर काहे इसके लिए आप प्राण दे रहे हैं? नंबर एक, अभी एक तमिलनाडु की सभा हुई, वहां पर अपने लोग पूछ रहे हैं क्या बोलना है, क्या मतलब है। और दूसरी बात यही कुछ नीतियां हैं जहां पर आपने राज्यों को खो दिया। आपने आंध्र प्रदेश में विभाजन करके तेलंगाना ले गए, सरकारें आपने खो दी। वही मैं कह रहा हूँ, तेलंगाना और आंध्र अलग हो गए। वायसराय जो जीवन भर करते रहे, उनके बेटे को आपने जेल में डाल दिया, आज वो सत्ता अपना रहे हैं और देखिए मौज उड़ा रहे हैं। तो आपने तो वास्तव में प्रदेशों में जो कुछ था भी उसको भी आपने गंवाया है अपनी नीतियों से। देखिए आपके 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहे, वैसे तो और भी बातें आपने कही कि राहुल गांधी जी ने किसी भाषण के कितने लंबे परिप्रेक्ष्य में ये बात कही कि सत्ता एक जहर भी है, सत्ता एक नशा भी है, हर एक कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा उसका आगे पीछे भी वर्णन होना चाहिए। और जहां तक आप वो जिस मंच पे ये कह रहे हैं पूछते हुए, उतनी क्लिप देखी सबने कि क्या बोलना है, मतलब कोई समझाने गया अगर उनको कि ये बोल दीजिएगा तो राहुल गांधी जी पलट के उससे पूछ नहीं सकते कटाक्ष भरे अंदाज में कि क्या बोलना है आप बताएंगे। ये आगे ये नहीं कहा क्या बोलना है, वो तो सबके सामने कह रहे हैं, वहां कोई पूछने नहीं गया था। हाँ, तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो वहां के स्थानीय मुद्दों के संबंध में होती हैं। अगर वो पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो ये उनका खुलापन है कि भाई आप क्या चाहते हैं बताना। और जो कोई ऐन समय पे या तो पहले से लिख के दे देना चाहिए, ये उसका भी डिसिप्लिन का मामला है। तो राहुल गांधी जी अकेले ऐसे हैं जो इस सरकार की हर गलत नीतियों पे सबसे पहला उन्होंने वापस कराया भूमि अधिग्रहण बिल। और किसान आंदोलन में भी अगर मुंह की खाई है तो पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस लगी रही, राहुल गांधी लगे रहे, इसीलिए बिल वापस लिया और माफी मांगी। लेकिन मैं उससे बात करूंगा अभी। शैलेश जी, क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस की नीतियां थी वो कहीं ना कहीं डगमगाई, कभी कुछ है? अब आप देख लीजिए, रीजनल पार्टी से आज तक समझ में नहीं आया कि कहां किससे गठबंधन करना चाहते हैं। आप देखिए वहां पर पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन जाते हैं और ममता बनर्जी के पता लगे व्यक्तिगत कैसी दुश्मनी निभाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। 0 मिला, 0 वहां पर जाकर के पश्चिम बंगाल में, वहां पर बिहार में कभी समर्पित कर देते हैं, कभी कहते नहीं, कभी आंख दिखाते हैं। बहरहाल वहां से भी डब्बा गोल।
उत्तर प्रदेश में आपने कह दिया कि बीएसपी से हमने गठबंधन के लिए कहा और उन्होंने, मायावती ने तड़ाक से जवाब दे दिया कि नहीं ये सब बेकार की बात है। क्या ऐसी स्थितियां कांग्रेस ने बना रखी? क्या इनकी पॉलिसी में कोई स्पष्टता नहीं है? इसमें मुझको लगता है कि जो कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता थी वो डगमगा गई है, वो अपनी पराजय से हतोत्साहित हो गई है। जो एक बहुत बड़ी घटना थी कि प्रियंका जी सारी 400-300 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही थी और राहुल जी ने कह दिया कि हम बसपा की मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तो ये हताशा है कि जिस तरीके से वो अपना जनाधार खोती चली जा रही है। पंजाब हो, मध्य प्रदेश में कोई चुनी हुई सरकार आपने खो दी, लूट के तोड़ा, लूट के तोड़ा, हाथ चुन करके आ गए, लूट के क्या तोड़ा? आप अपना जनादेश संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। किस कंडीशन में जीत के आ गए? आपके लोग टूटे, कोई भाजपा के लोग नहीं टूटे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी ऐसी मांगे थी, ऐसी लोग टूट करके आए और आपके लोग दोबारा थैली शाह डंडा जाके आप बिहार में गए, आपकी क्या दुर्गत हुई? आप पश्चिम बंगाल में गए, आपकी क्या दुर्गत हुई? तो आप कौन सा मुंह लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता उसे पसंद नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल की रास्ता पुरानी हो गई, कई चैनल पे हो चुकी है। मैंने तो एक उदाहरण दिया, मैं उसको तो एक संदर्भ में वर्मा जी, मैंने एक बात कही थी ना कि ये जो है स्वार्थ के रास्ते से हो, तुष्टीकरण के रास्ते से सत्ता पाना चाहते हैं। महात्मा गांधी देश की सेवा और समरसता के नाम पर जो है आगे बढ़े थे, तो सही बात है। तुष्टीकरण क्या? आप दोनों बात कह रहे हैं, समापन भी करना। शैलेश जी बताइए, आपको वोट के लिए तरसा दिया प्रदेश में, आप क्या बात कर रहे हैं? शैलेश जी करा देंगे, सपा बनाम भाजपा बना देंगे तो उसको लगा कि भाजपा प्रधानमंत्री कह रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है, चले चलो इसमें चला गया। इसके चुनाव में बसपा के साथ आजा। वैसे तो आप बीजेपी में है, लेकिन कांग्रेस की कांग्रेस के प्रति आपके हमदर्दी, क्या कांग्रेस को राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए, तभी कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? निश्चित तौर पर अगर जनता ने, देश की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नकार दिया है, तो कांग्रेस को इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि अपना अध्यक्ष चुन के भेजें। और मैं तहर भाई से भी कहूंगा कि ये भी हिम्मत दिखाएं और कानपुर से आवाज उठाएं कि गांधी परिवार के अलावा कोई हमें अध्यक्ष दीजिए। हिम्मत उठाइए। चलिए अतरी, अब आपका आखिरी कमेंट। देखिए, ये जो हमारे संगठन के चुनाव है, कांग्रेस के चुनाव राष्ट्रीय और प्रदेश सब होंगे, हमारे अपने घर का मामला। हम तो भाजपा में नहीं जानना चाहते कि भाजपा में कौन अध्यक्ष होगा कौन नहीं होगा, हम कभी नहीं बोलते, कभी कांग्रेस ने विधिवत रूप से नहीं कहा। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ, हमारे घर में हम किसको चुनते हैं, किसको पसंद करते हैं, वो हमारे संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल पड़ी है और बहुत जल्द 1-2 राहुल गांधी अध्यक्ष हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे। पहले से कहना क्या, अगर राहुल गांधी के सामने कोई नहीं आएगा चुनाव लड़ने तो नहीं होंगे। हमारी मांग है कि हम राहुल गांधी को अध्यक्ष चाहते हैं, पूरी कमान चाहते हैं। मेरी व्यक्तिगत भी है और कांग्रेस के 90% से ऊपर लोगों की मांग है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अतर जी आपको, और डॉक्टर शैलेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमने चिंतन शिविर पर मंथन किया है, साफ बात उसमें आई है कि कांग्रेस को एक बड़े विजन की जरूरत है, कांग्रेस को एक दृष्टि की जरूरत है, कांग्रेस को एक रणनीति की जरूरत है, और कांग्रेस को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो बल्ले बल्ले करे जनता के बीच में, जनता के बीच में जाए, पदयात्राएं करे, लोगों से मिले और सीधे सीधे कार्यकर्ताओं में हौसला का अफजाई करें। अगर ऐसा करने में कांग्रेस सफल रहती है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा ही। लेकिन यदि कांग्रेस अपने ढर्रे पर चलती है, 5 स्टार कल्चर को ही अपनाती है, ये अभी भी उसके दिमाग में रहता है कि हम वीआईपी हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप बने तो रहेंगे, लेकिन सने 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 आपका अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।